एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं और उसके कुछ बेनिफिट्स, उसके कुछ इंडिकेशंस के बारे में हम जानकारी देने वाले हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि ये जो मेडिसिन है ये आपकी बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम में जो है हेल्पफुल होती है। तो जब कभी आपको हो सकता है इस तरीके की प्रॉब्लम हो या फैमिली में किसी को प्रॉब्लम हो, तो वो मेडिसिन का इस्तेमाल डेफिनेटली कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं, और अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। और आप तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में एक होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं, उसके कुछ बेनिफिट्स और उसके कुछ इंडिकेशंस के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में हम जिस मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है कैसिकेरा सैगरेटा। ये होम्योपैथी मेडिसिन काफी ज्यादा इफेक्टिव है कुछ कंडीशंस में, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। और काफी अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन है उन कंडीशंस में जहां पर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है और अदर कोई मेडिसिन अगर इफेक्टिव नहीं है तो जो ये होम्योपैथी मेडिसिन है, जो कैसिकेरा सैगरेटा होम्योपैथी मेडिसिन है, ये फ्रैंगुला पर्शियाना के रेमिनस फैमिली में से एक प्रजाति का पौधा होता है और जिसकी छाल से औषधीय गुण निकाले जाते हैं और जो इसकी छाल होती है उसका उपयोग एज अ औषधि किया जाता है। ये रेमिनस, इसका जो साइंटिफिक नाम है या जो वैज्ञानिक नाम है इसका है रेमिनस पर्शियाना, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। और ये काफी अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन है। ये जो होम्योपैथी मेडिसिन है ये उत्तरी अमेरिका में भी पाई जाती है, कोलंबिया में भी पाई जाती है। इसके अलावा जो कैलिफोर्निया है या फिर दक्षिणी ब्रिटिश है और मोंटाना में भी उसके जो आसपास के एरियाज है वहां पर ये औषधि जो है पाई जाती है। तो इसके जो औषधीय गुण है इसको अच्छी तरीके से ट्राइचुरेट करके होम्योपैथी पद्धति से इसको यूज किया जाता है। कैसिकेरा को हम एज अ लेग्जेटिव के नाम से भी जानते हैं, इसको हम एज अ लेग्जेटिव यूज कर सकते हैं। लेग्जेटिव का मतलब ये होता है कि जो आपकी इंटेस्टाइन होती है उसकी जो पैरासिटिक मूवमेंट्स है उसकी मात्रा को बढ़ाकर आपके जो मल होता है, जहां पे आपको कब्ज की शिकायत हो रही है या फिर आपको हार्ड स्टूल की प्रॉब्लम है, तो उसको वो दूर करने में हेल्प करती है। जो आपकी पैरासिटिक मूवमेंट्स है उसको बढ़ाकर आपके इजी स्टूल पास आउट करने में हेल्पफुल होती है। ये एक तरीके से पैलिएटिव ट्रीटमेंट भी इसको हम कहते हैं। इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो एज अ पैलिएटिव होता है, मतलब अगर आपको कब्ज की शिकायत है और काफी क्रोनिक कब्ज की शिकायत है तो उसको एज अ पैलिएटिव भी आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं, एज अ लेग्जेटिव इसको ले सकते हैं। ये एक तरीके से लिवर टॉनिक की तरह भी काम करता है, एक टॉनिक की तरह भी ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है ये मेडिसिन। तो इसकी शुरुआत हम करते हैं सबसे पहले कि ये मेडिसिन कहाँ कहाँ आपको हेल्पफुल होती है। तो सबसे पहले तो ये मेडिसिन अगर आपको कब्ज की शिकायत है या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है तो वहां पे ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। इसके साथ ही साथ ब्लीडिंग हेमोरॉइड्स हो या फिशर्स हो या पाइल्स हो तो वहां पर भी ये बहुत अच्छे से वर्क करती है। आपको जो ब्लीडिंग पाइल्स हो रही है या फिर ब्लीडिंग हो रही है, अगर स्टूल के मार्ग से मल जो निकलता है उसके साथ में अगर खून निकलता है, उसका बहाव बहुत ज्यादा मात्रा में होता है और काफी लंबे समय से हो रहा है, तो फिर आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लीवर में भी इसका काफी अच्छा रोल होता है। लीवर के भी कंडीशन में, जहां जॉन्डिस की कंडीशन हो वहां पर भी इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसके अलावा ये बहुत अच्छे तरीके से आपकी बॉडी को, आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको मेंटेन करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो देखिए, कोई भी चीज एबनॉर्मलिटीज जाने से पहले हम सबसे पहले जानते हैं कि हमारा नॉर्मल डाइजेशन किस तरीके से होता है। तो जब भी हम कभी फूड लेते हैं, और अब क्योंकि लाइफस्टाइल बदल गई है, जंक फूड वगैरह हम लेने लगे हैं बाहरी या पैकेट वाले फूड्स का सेवन करने की वजह से हमारे इंटेस्टाइन में किसी न तरीके की एबनॉर्मलिटीज हो जाती है। और आजकल की जो लाइफस्टाइल हो गई है वो बहुत ज्यादा इनएक्टिव हो गई है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं रखते हैं या फिजिकल एक्टिविटी नहीं होने की वजह से भी हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो थोड़ा सा हैम्पर्ड हो जाता है और वहां पर आपको बहुत ज्यादा कोई ना कोई कंडीशन जो है क्रिएट होने लगती है, डिफॉर्मिटीज या किसी न किसी तरीके के डिसऑर्डर्स जो है वहां पर डेवलपमेंट होने लगता है। तो जब भी हम कोई फूड लेते हैं तो उसका सबसे पहले तो डाइजेशन जो है हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। हमारे मुंह में ही जो हमारी लार होती है, जो हमारा जो सलाइवा होता है वहीं स्टार्ट हो जाता है हमारे फूड का डाइजेशन। तो हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है और वो धीरे धीरे करके नीचे की तरफ उतरता है। तो इसोफेगस से नीचे उतरते उतरते वो स्टमक तक जाता है और स्टमक के बाद में वो आता है इंटेस्टाइन में। वहां पे लार्ज इंटेस्टाइन भी होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन भी होती है, और इंटेस्टाइन से होते हुए हमारा फूड जो है वो रेक्टम के द्वारा या एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है। जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो वेस्ट चीजें होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं, और जो फूड्स में हमारे अच्छी चीजें होती हैं
जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल होती हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं या एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। हमारी बॉडी में जितनी जरूरत होती है उतनी ही चीजों को एब्जॉर्ब किया जाता है और एक्स्ट्रा चीजों को बाहर निकाल दिया जाता है। ये होता है नॉर्मल डाइजेशन। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स भी सीक्रेट होते हैं, कभी पेंक्रियाज से या फिर लीवर से, स्टमक से। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं, जो काइल्स होते हैं, ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में काफी ज्यादा वहां पर उनका योगदान होता है। तो इस तरीके से, और जो हमारी इंटेस्टाइन होती है उसमें पेरासाल्टिक मूवमेंट्स होते हैं, एक तरीके का मूवमेंट होता है जो हमारे फूड को आगे की तरफ बढ़ाता चला जाता है। अब एबनॉर्मलिटीज की बात करते हैं कि जब हमारे इंटेस्टाइन की जो पेरासाल्टिक मूवमेंट्स हैं वो प्रॉपर नहीं होती है, ये जो उसकी एक रिदम होती है उस रिदम में नहीं होती है, तो वहां पर हमें कॉन्स्टिपेशन जो है क्रिएट हो जाता है और हमारा फूड जो है वो पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाता है। तो जो हमारे पेरासाल्टिक मूवमेंट्स होती है वो फॉरवर्ड की तरफ होती है, यानी आगे की तरफ होती है, बैकवर्ड नहीं होती है। बैकवर्ड भी होती है पर उसके लिए एक अलग कंडीशन हो जाती है, जब हमारा कुछ अलग डिफॉर्मिटीज होती है, डिसऑर्डर्स होते हैं, वहां पे बैकवर्ड मूवमेंट भी होते हैं। बट जो हमारा नॉर्मल होता है उसमें हमारी जो इंटेस्टाइन जो होती है, एक तरीके से मान लीजिए ये एक तरीके से पाइप है, तो इस पाइप में जैसे ही खाना चला जाता है, जाता जाता है, तो यहाँ पे इस तरीके से मूवमेंट्स होती है। जैसे ही खाना यहाँ पहुंचा तो यहाँ पे प्रेस होता है और इसके बाद में हमारा जो फूड है वो आगे की तरफ बढ़ता है, फिर यहाँ पे मूवमेंट पेरिस्टाल्टिक कॉन्स्ट्रक्शन होता है और फिर हमारा खाना आगे की तरफ बढ़ता है। तो इस तरीके से कॉन्स्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन एंड कॉन्स्ट्रक्शन होते रहते हैं हमारे इंटेस्टाइन में। तो ये एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है जिसकी वजह से हमारा खाना जो है आगे की तरफ बढ़ता है। लेकिन अगर इसमें कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ठीक तरीके से नहीं होते हैं, जैसे कि मैंने बताया लाइफस्टाइल जो हमारी चेंज हो गई है, बहुत ज्यादा इनएक्टिव लाइफ हो गई है, ओबेसिटी भी एक मेन कॉज होती है, और कभी कभी इंटेस्टाइन में भी किसी तरीके की कोई बीमारी हो या डिजीज हो, तो वहां पर भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो ना के बराबर होते हैं या बहुत ज्यादा स्लो होते हैं। तो फूड डाइजेस्ट ठीक से नहीं होता है और हमारा जो मल है वो आगे की तरफ नहीं बढ़ पाता है, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन या फिर कब्ज की शिकायत हो जाती है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। चलिए अब इसके इंडिकेशंस के बारे में हम बात कर लेते हैं कि ये मेडिसिन जो है कहाँ कहाँ आपको के लिए उपयोगी होगी। यूजेस की बात करते हैं तो सबसे पहले तो कब्ज की शिकायत में प्राइम जो इसका ट्रीटमेंट होता है वो कब्ज पे होता है। अगर आपको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है और बहुत ज्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, बहुत ज्यादा कब्ज आपको हमेशा बनी रहती है, तो वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रोनिक डिस्पेसिया की कंडीशन हो या फिर डाइजेशन जो है आपका पूरी अच्छी तरीके से नहीं होता है, हमेशा आपको अपच बनी रहती है, पेट फूला फूला रहता है, हमेशा गैसेस बनती है, हार्ट बर्न होता है, यानी कि आपको जो मुंह में है जो खट्टा खट्टा पानी आता है, अपच होता है जिसे हम कहते हैं, अगर वो उस तरीके से आता है, बहुत ज्यादा जी मचलाता है, तो वहां पर ये मेडिसिन जो है काफी ज्यादा बेनिफिशियल होती है। इसके अलावा लिवर में अगर आपको किसी तरीके से कोई डिफॉर्मिटीज है, जैसे सिरोसिस के केसेस में या हेपेटाइटिस के केसेस में, या कभी कभी जॉन्डिस भी हो जाता है या फैटी लिवर की कंडीशन है, तो वहां पर इन सब चीजों को भी ठीक करने की काम आती है ये मेडिसिन। और जब कभी हमें अपच होता है या कॉन्स्टिपेशन होता है काफी लंबे समय से, अगर हम मल त्याग नहीं कर पाते हैं तो उसकी वजह से हमारे पेट में भी बहुत ज्यादा दर्द होता है, हमारी मांसपेशियों में, हमारे इंटेस्टाइन में या हमारे एब्डोमेन की मांसपेशियों में भी बहुत ज्यादा खिंचाव बनने की वजह से काफी ज्यादा पेनफुल कंडीशन होती है, तो उस पेन को भी कम करने में ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। गैस्ट्रिक हेडेक भी होता है। गैस्ट्रिक हेडेक हम उसे कहते हैं जब कभी हमारा मल ठीक तरीके से नहीं निकल पा रहा है या फिर हमें अपच की समस्या है। कभी आपने देखा होगा कि जब कभी आपको एसिडिटी हो जाती है या फिर अपच हो जाता है तो वहां पर आपको हेडेक भी होने लगता है। तो अगर आपके ठीक तरीके से इन प्रॉपर डाइजेशन की वजह से हेडेक होने लगता है तो उसे हम गैस्ट्रिक हेडेक कहते हैं, जिसे भी ठीक करने का भी काम करती है ये मेडिसिन। अगर आपको कब्ज होता है, हार्ड स्टूल होता है, तो उसमें जब आप मल त्याग करने जाते हैं तो क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड स्टूल होता है तो हमारा जो रेक्टम होता है, जो एनस होता है, वहां पर भी कट वगैरह लग जाते हैं या फिर वहां पर पाइल्स की शिकायत हो जाती है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, जिसे हम हेमोरॉइड्स भी कहते हैं या ब्लीडिंग पाइल्स भी कहते हैं। तो उस ब्लीडिंग पाइल्स को या उस हेमोरॉइड्स को भी ठीक करने की काम करती है ये मेडिसिन। इसके अलावा क्योंकि अगर हमारा खाना ठीक तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है, कब्ज हमेशा बना रहता है, तो हमें हेलेटोसिस की भी प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि हमारे मुंह से हमेशा बदबू आती है, बहुत ज्यादा फाउल स्मेल आती है, तो उसको भी ठीक करने का काम करती है ये मेडिसिन। क्योंकि सारी जो प्रॉब्लम है वो सेंटर जो है वो है कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन, तो वहां पर अगर आपका प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रहा है तो उसमें काफी ज्यादा बेनिफिशियल होती है।
कब्ज की एक प्रॉब्लम जो है वो पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट्स होते हैं उसके डिफॉर्मिटीज की वजह से भी होती है। तो ये मेडिसिन उस मूवमेंट को भी प्रॉपर करने में या फिर उसको नॉर्मल मूवमेंट करने में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। हमारे इंटेस्टाइन की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को ठीक करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। हमारे गॉल स्टोन अगर हो जाती है तो वहां पर भी काफी ज्यादा अच्छी मेडिसिन होती है उसे ठीक करने में, जॉन्डिस के केसेस में ठीक करने में, और हमारे पेट में कभी दर्द होता है या बहुत ज्यादा ऐंठन होती है तो उसे भी ठीक करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो ओवरऑल इस मेडिसिन को अगर हम देखें तो ये आपकी कब्ज को, यानी कि क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन अगर है, बहुत पुराना कॉन्स्टिपेशन है जो काफी कितनी भी आपने मेडिसिन ले ली हैं, लेक्सिटिव ले ली हैं और फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, तो ये मेडिसिन जो है काफी अच्छी होती है। आपके डाइजेशन को प्रॉपर करने में हेल्पफुल होती है। लिवर की किसी समस्या में भी ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। हेलिटोसिस की भी कंडीशन में काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। पेट में दर्द हो या फिर हेमरॉइड्स की कंडीशन में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है और आपकी इंटेस्टाइन की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को भी इंप्रूव करने में काफी ज्यादा बेनिफिशियल होती है। ये थी मेडिसिन के इंडिकेशन। साथ ही साथ अगर आपको कब्ज की शिकायत रहती है तो खान पान में भी आपको चेंजेस करने की जरूरत होती है। फाइबर युक्त जो डाइट होती है उसे आपकी डेली रूटीन में डाइट में शामिल करना चाहिए। इसके अलावा पानी बहुत ज्यादा पीना चाहिए, उससे भी हमारा डाइजेशन जो है काफी अच्छा होता है। और हमेशा हम फिजिकल एक्टिविटी करते रहना चाहिए। खाना खाने के बाद में थोड़ा सा चलना चाहिए जिससे कि हमारा डाइजेशन जो है ठीक तरीके से प्रॉपर हो सके। तो आज की वीडियो थी कैसेकेरा सैगरेटा के बारे में, जो कि काफी उपयोगी होम्योपैथी मेडिसिन है। सारे इंडिकेशन जो है और बहुत अच्छे से हेल्पफुल होती है और काफी इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। होपफुली आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, आप ये मेडिसिन को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। अगर आप मुझसे कोई भी इन्फॉर्मेशन और चाहते हैं या मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो राइट इन द कमेंट बॉक्स में हमेशा आपको रिप्लाई देने की कोशिश करती हूँ। और इसके बाद में मिलूंगी मैं नेक्स्ट अपनी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।